अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ के ख़ास मुलाक़ात इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तक़बाल करते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं, जो गेस्ट है वो वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती सदर जनाब फ़ारूक अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक अहमद साहब हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपका इस्तक़बाल करते हैं और हमारे नाज़रीन को मैं मुख्तसर में हमारी आज की मुलाक़ात का जो मकसद है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि नांदेड़ ज़िले के देगलूर तालुक़ा है, जहाँ पर हाल ही में वहाँ के जो रुकन असम्बली राव साहब अंतापुरकर थे, वो कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई थी और उनके इंतकाल की वजह से उस सीट पर अब चंद रोज़ के बाद या चंद दिनों में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। तो ये जो देगलूर के असम्बली सीट के लिए जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसको लेकर अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो वहाँ के इंतखाबात को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या कुछ मौक़िफ़ रहने वाला है या वंचित बहुजन आघाड़ी की तैयारियां किस तरह जारी है, इस बारे में हम फ़ारूक अहमद साहब से बात करेंगे। फ़ारूक अहमद साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि देगलूर के जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो क्या कुछ आप पार्टी का मौक़िफ़ रहने वाला है, क्या पार्टी कैंडिडेट देने वाली है या किस तरह की तैयारी आपकी, क्या बताना चाहते हैं? वाक़या जो रहा है, देगलूर के जो MLA रहे राव साहब अंतापुरकर, इनकी मौत हो जाना ये काफ़ी दुखद बात है। और कोरोना में जो इक़्तिदार में है, रूलिंग पार्टी है, वो अपने MLA MP को नहीं बचा पा रही है। ये मराठवाड़ा को एक दूसरी तकलीफ़ है। राजू सातव के जैसी शख्सियत का भी हमने देखा है कि जो सेंटर में इतने अच्छे मकाम पे थे और अपने मराठवाड़ा के एक अच्छे क़ायद थे, OBC नेता थे, उनको भी नहीं बचा पाए, जबकि सरकार इनकी है। तो ये अफसोसनाक है, उनकी मौत भी दर्दनाक है। लेकिन इस बहाने से एक मौका नांदेड़ ज़िले में ख़ास तौर से देगलूर और बिलोली के लोगों को मिला है कि वो मौजूदा हालात के अंदर एक नए ऑप्शन को, एक नए विकल्प को सामने लाएं, ताकि मौजूदा हुकूमत हो या फिर इससे पहले की जो BJP की हुकूमत रही है, उन्होंने जिस तरीके से, जिस रवैये से पिछड़े तबकों को, अक़लियती तबकों के ऊपर जुल्म करने का काम किया है, वही सब बातें सामने आई हैं। हुकूमत बदली, शिवसेना तब भी हुकूमत में थी, अब भी हुकूमत में है और उनका नज़रिए में कोई भी फ़र्क हमको नज़र नहीं आता, ना रवैये में आता है। तो नांदेड़ के आवाम को, देगलूर बिलोली के आवाम को एक सुनहरा मौका मिला है कि उन्होंने ये ताकत को दिखाना है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वहाँ की आवाम अगर कोई बदलाव के लिए तैयार है, तो एक तीसरा विकल्प और तीसरे पर्याय के तौर पे इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी एक बड़ी ताकत के तौर पे वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है और अगर आवाम ने साथ दिया तो इंशाल्लाह जीतने भी जा रही है। तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी की जो पार्टी का वहाँ पे पोजीशन की अगर हम बात करें, तो किस तरह से वहाँ पे पार्टी कितने दिनों से काम कर रही है, या क्या कुछ वहाँ के इश्यूज़ को लेकर काम किया है, या वहाँ पे पार्टी का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उस पर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, अभी आजकल सियासत के अंदर आंकड़ों का खेल माना जाता है और उन आंकड़ों के खेल को अगर देखा जाए तो वहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो वंचित घटक हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। नांदेड़ में 2 विधानसभा मतदार संघ ऐसे हैं जो किसी प्रस्थापित पॉलिटिशियन के, इस्टेब्लिश्ड या सरमायादार सियासी रहनुमा के इख्तियार में नहीं रहते हैं। ख़ास तौर से हम कहेंगे कि माहौर किनवट का एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर ये कोई भी रहो, चिखलीकर रहो कि अशोक चौहान रहो, BJP रहे कि कांग्रेस रहे, इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती नहीं रही है। वहाँ मुख्तलिफ बहुजन घटक जो आते हैं, वो बहुजन घटक के वहाँ पर ज़्यादा तादाद है। अभी कुछ आंकड़ेवारी मेरे पास में है, मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पर OBC लिंगायत समाज 45,000 की तादाद में है, बौद्ध समाज 44,000 की तादाद में है, धनगर 35,000 है और मुसलमान 40,000 से ज़ायद हैं। मातंग समाज भी 30,000 से ज़ायद है, मराठा समाज 30,000 है, गोला गोलेवार समाज 15,000 है। ये एक भटके समाज में या OBC समाज में आने वाले हटकर समाज हैं और दिगर 58,000 है। तो 15,000 गोलेवार, हटकर समाज 15,000 के करीब और अन्य जो बहुजन हैं वो भी 58,000 के करीब है। तो एक नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो ये बहुजनों का मतदार संघ रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुजनों को अब तक भी कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों के सिवा कोई विकल्प सामने नहीं आया है। लोकसभा के वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी को वहाँ 26,300 से ज़्यादा कुछ वोट मिले थे और वो उस बात की निशानी थी कि तब आपने देखा लोकसभा में जो कैंपेनिंग हुई थी, वो पार्टी के तरफ से और कैंडिडेट की तरफ से कोई ख़ास कोशिशें नहीं हुई थी। आवाम के अंदर एक तहरीक थी और आवाम ने अपने तौर पे किया।
तब कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आज जैसा आपने पूछा कि वंचित की वहाँ क्या ताकत है, तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी के अकेले देगलूर के अंदर 10 ग्राम पंचायत में हमारी खुद की सरकार है। यानी 10 गाँव के अंदर हमारी ग्राम पंचायत है, वहाँ हमारा सरपंच है, और कई ग्राम पंचायत है जहाँ पे हमारे सदस्य चुनकर आए हैं। इसी तरह बिलोली के अंदर भी हमारी कुछ ग्राम पंचायतें भी हैं और कई ग्राम पंचायत के अंदर सदस्य चुनकर आए। कहे जाए तो सगरूड़ी के अंदर जो 17 लोग हैं, उनमें से 8 लोग जो है वो वंचित के हैं और 9 लोग वहाँ पे जो देशमुख है उनके हैं, तो उनकी सरकार बनी। लेकिन अपोजिशन में पूरे 8 के 8 वंचित के हैं। जो हमारे शंकर महाजन उपाध्यक्ष जिला के, उनका पैनल है, वो खुद भी उसके अंदर है। तो हमारा ये ग्रामीण स्ट्रक्चर पहले नहीं था, गांव लेवल तक हमारी पहले ताकतें नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्राम पंचायत चुनाव में महाराष्ट्र में तकरीबन 4000 ग्राम पंचायत में वंचित का झंडा लहराया हुआ है और नांदेड़ में 300 से ज़्यादा ग्राम पंचायत सदस्य चुनकर आए हुए हैं। तो अब उम्मीद ये है कि हमारा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, गांव लेवल पर है, पंचायत समिति लेवल पर है, जिला परिषद लेवल पर है, और उसको रीबिल्ड करने का काम पिछले 1-1.5 महीने से पार्टी ने हाथ में लिया है। उसी को लेकर मैं खुद भी 2 से 3 बार इन तालुकों में जाकर आया हूँ और अभी अच्छा स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। आमतौर पर जहाँ भी इस तरह के ज़िमनी चुनाव होते हैं या पोट निवडणूक जिसको कहते हैं, तो ये देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट का इंतकाल हुआ या जो कैंडिडेट वहाँ पे उस कैंडिडेट महरूम है, तो उसके फैमिली के किसी मेंबर को टिकट दिया जाता है। लोगों की एक सहानुभूति, हमदर्दी की उसको जो से एक फ़ायदा होता है उसका, और वो सीट उनके लिए श्योर होती है। और फिलहाल की सिचुएशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों की मिलकर एक कंबाइंड सरकार हमारे स्टेट में चल रही है। तो ऐसे में राव साहब अंतापुरकर का जब कंपटीशन में, जब पिछले चुनाव में जिस वक्त वो लड़ रहे थे, तो शिवसेना के सुभाष सामने से मुकाबला था और वंचित आघाड़ी के और पार्टीज़ भी थे। लेकिन ये दो बहुत तगड़े कैंडिडेट के तौर पर उस वक्त देखे जा रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में किस तरह से जो सहानुभूति की लहर जो उनको मिलने, तो ये किस हद मतलब कितना टफ जाएगा आप चुनाव उसको लेकर क्या? देखिए, पहले तो जिसको घरानेशाही बोला जाता है वो गलत ही है। जमहूरियत के अंदर मौका सबको मिलना चाहिए। बाप आमदार तो बेटा आमदार, ये जमहूरियत को मंजूर नहीं है। क्योंकि पहले राजा के दौर में हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा ही होता था, लेकिन अब जमहूरियत के अंदर आवाम से लोग चुने जाते हैं। तो किसी पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन या एमएलए का बेटा बने, ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी एक बात पे आप गौर कीजिए कि ऐसा कब होता है जब कोई इस्टेब्लिश्ड या सरमाएदार लीडर है तो उनकी आला औलाद में या उनके फैमिली में आता है। नांदेड़ में बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा है कि शंकरराव चौहान का बेटा सीएम थे 2 बार, तो उनका बेटा भी 2 बार सीएम बन गया, उनकी बीवी खासदार बन जाती है। तो ये इस्टेब्लिश्ड जो क्लास होती है वहाँ पर एक बार का होता है। लेकिन जो बहुजन घटक होते हैं इनके अंदर ये नहीं चलने देते हैं, और अगर उनको इस्तेमाल भी किए तो रबर स्टैम्प बनाने तक करते हैं। अभी एक मिसाल है कि ऐसा अब हो नहीं रहा है। लोग काबिलियत भी देख रहे हैं, कैंडिडेट की काम भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी पंढरपुर के अंदर भी एक ज़िमनी चुनाव हुए हैं, एक बाई इलेक्शन हुए। वहाँ पर जो भालके साहब थे उनके बच्चे को हराया लोगों ने वहाँ के, और वहाँ पे बीजेपी जीत गई। तो वही रिपीटेशन यहाँ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। तो हमदर्दी के हिसाब से अब पहली बात तो वहाँ का जो ये रहा है, ये पार्टी जो सत्ता में हो, पालक मंत्री यहाँ के हैं, लेकिन फिर भी उस विधानसभा के अंदर जिस कास्ट से, जिस बिरादरी से वहाँ के एमएलए आते थे, उस मातंग बिरादरी के ऊपर 2 बड़े जुल्म हुए हैं। 2 बड़े जुल्म हैं। एक मासूम हमारी बहन के ऊपर वहाँ पे ज़्यादती हुई है, बलात्कार हुआ है, और ऐसे 2 बड़ी ज़्यादतियों की केसेस वहाँ पे उस विधानसभा में होने के बावजूद इनकी सत्ता रहते हुए अपराधियों को, दोषियों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर कराने के लिए वंचित की टीम को इनिशिएटिव लेना पड़ा, और ये मामलों में वंचित बहुजन आघाड़ी एक्टिव रही है। और तब तो कोई चुनाव नहीं थे ना, लेकिन तब भी ये वारदात में भी पुलिस स्टेशन में घेराव डाल के एफआईआर दाखिल करने से लेकर इस इशू को आगे बढ़ाने में वंचित का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ऐसे वक्त में इनकी सत्ता रहते हुए अगर ये नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की यहाँ सत्ता है लेकिन कांग्रेस के एमएलए रहते हुए वो फैमिली के साथ खड़ा नहीं रहा कोई, उनके घर पे ना एमएलए गए, ना पालक मंत्री गए, ना उन्होंने उनके लिए कोई हमदर्दी जताई। और यहाँ खासदार है बीजेपी के, सेंटर में हुकूमत है बीजेपी की, कई एमएलए पड़ोस में मुखेड़ में बीजेपी के एमएलए हैं, लेकिन ना तो उनके कोई लोग गए, उन्होंने साथ नहीं दिया। तो बहुजन वर्ग अब किसी के परिवारवाद को बढ़ाने के लिए काम करेगा या अपनी उन्नति के लिए काम करेगा, ये एक बड़ा मसला बहुजन घटकों के सामने है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार
अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ में, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के लिए लड़ने वाले जो क़यादतें हैं, जो क़ायद है, अभी जैसे कि कोरोना के दौर में हमने देखा कि कोई भी अपोजिशन की बात को उठाना हो, लोगों को सुविधा दिलाना हो। आज देगलूर के कई पेशेंट हैं जिनको नांदेड़ में बेड नहीं मिल रहे थे, तो वंचित के हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको कोशिश करके बेड, दवा, इंजेक्शंस वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह अवेलेबल कराए। तो हम तो वो चुनाव को नज़र में रख के नहीं किए थे, लेकिन ये काम करने का जो एक ये है, इसकी वजह से मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि वहाँ के लोग इस बात को सोचेंगे। और लॉकडाउन के सख्ती को लेकर भी माननीय अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने पिछले लॉकडाउन में भी हमने देखा कि छोटे छोटे कारोबारियों के कारोबार खुलने चाहिए, इसको लेके कोई पार्टी सामने नहीं आई, वो तभी वंचित ही आई थी ये तबकों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आवाम इन चीज़ों को भी देखेगी और उनको पता है कि आज अपोजिशन का काम रास्तों की लड़ाई के ज़रिए अगर वंचित कर रही है, तो असेंबली में हमारा एक नुमाइंदा भेजकर आने वाले दौर में जब तक भी ये हुकूमत रहेगी, इस हुकूमत पे भी कंट्रोल रखने का काम, क्योंकि अब है कि एक आमदार से ना सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी, ना भाजपा की सरकार आ जाएगी ना इनकी चली जाएगी, तो वो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन एक एमएलए अगर आप हमारा चुनकर देते हैं तो एक लगाम इस सरकार पे रखने के लिए एक वंचित का रिप्रेजेंटेटिव मुझे उम्मीद है कि देगलूर बिलोली के आवाम इंशाल्लाह भेजेगी। अभी यहाँ जो इंतखाबात हो रहे हैं तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि शिवसेना का कैंडिडेट चूँकि ऑलरेडी पार्टी में है, तो बीजेपी का एक कैंडिडेट रहेगा और कांग्रेस का एक कैंडिडेट, तो 1 to 1 का ऐसा मुकाबले के तौर पर भी देख रहे हैं। ऐसे में वंचित अघाड़ी पे अपना कैंडिडेट दे रही है, तो कुछ पार्टियों का जैसा कांग्रेस का आमतौर पे ये रुझान रहता है कि जहां उसका डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से है, तो वंचित अघाड़ी अपना कैंडिडेट खड़ा करके कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है, या उसके वोट डिवीज़न हो के बीजेपी को उसका फ़ायदा होता है। तो इस तरह का इस बार भी ऐसा कोई सिनेरियो देखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ जो इस तरह के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको किस हद तक कैसा देखते हैं आप? कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी इन इल्ज़ामात के लिए? आप कई मौके हमने गंवाए हैं। अगर लोकसभा में ये बी टीम का शिकार नहीं होते, अगर मुसलमान मुत्तहिद तौर पे अगर लोकसभा में वोट करते और दिगर भी तबके जो है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद कहते हैं, वो भी लोग अगर ऐसे बी टीम के इल्ज़ाम के बदगुमानी में नहीं रहते, तो हम एक बीजेपी का एमपी रोक सकते थे ना नांदेड़ से। 2.25 लाख हमारे एसी भाइयों ने वोट दिए थे लोकसभा में, और तकरीबन 3.25 लाख वोट मुसलमानों के थे, और ऐसे कई ओबीसी प्रोग्रेसिव है, सेक्युलर जहन के लोग हैं। अगर वो लोग साथ आ जाते तो हम लोकसभा में तो रोक सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं रोक पाए वहाँ पर। ये एक बात हमको समझने की ज़रूरत है कि बी टीम यानी बीजेपी के मददगार खाली चुनाव में रहते हैं क्या जी? सिर्फ इलेक्शन में ही रहते हैं क्या? आप मुझे बताइए कि जैसे ही मोदी हुकूमत आई दूसरी बार इख्तिदार में, तो मोदी ने पहला काम तो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने में किया ना। 3 तलाक का कानून बनाया, 370 का कानून बनाया, उसके बाद में हमने देखा एनआरसी सीए के ऊपर सीए का कानून बना दिया, उसके बाद किसानों के खिलाफ कानून बनाया, यूएपीए के कानून को गैर इंसानी तरीके से शक के बिना पर अरेस्ट करने की और ज़मानत मांगने की प्रोविज़न नहीं है उसके अंदर, ऐसे कानून के उसके अंदर अमेंडमेंट किए। और ये सारे काले कानून जब मोदी सेंट्रल में कर रहे हैं, तो मोदी अकेले पार्लियामेंट का कानून बनाने का तरीका समझते हैं कि नहीं? हम लोकसभा के अंदर कोई कानून अगर पास होता है तो उसको राज्यसभा में पास हुए बिना वो कानून नहीं बनता है। हमने इससे पहले जब पहले टर्म में मोदी ने किसानों के ज़मीनों के ऊपर कानून लाया था, लैंड एक्विजिशन का, लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में सबने एक होकर उसको गिरा दिया, तो वो कानून नहीं बन पाया था। तो लोकसभा में बने वाले कानून से कानून पास होने से नहीं बनता है। तो लोकसभा में ये सारे काले कानून पास होना हम समझते हैं, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी की एनडीए की मेजॉरिटी है। लेकिन आज की तारीख में भी, आज हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं 3 जून को 2021 में, आज भी राज्यसभा में मोदी की या एनडीए की मेजॉरिटी नहीं है। फिर ये सारे काले कानून राज्यसभा में पास क्यों हुए? इसलिए हुए कि वहाँ पर कांग्रेस के, एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और टीआरएस के, कुछ साउथ के, ये लोगों ने वॉकआउट किए। अखिलेश सपा बसपा के लोगों ने वॉकआउट किए राज्यसभा में। ये जब वॉकआउट कर दिए तो तादाद कम हो गई, और कम तादाद में बीजेपी जीत गई। अगर ये मौजूद रहते, शरद पवार खुद इन किसी भी कानून के वक्त मौजूद नहीं थे, एक भी ये काले कानूनों के पास होते वक्त शरद पवार और उनके एमपी मौजूद नहीं थे, वॉकआउट कर दिए। शिवसेना के एमपी भी वॉकआउट किए 2 कानूनों में, एनआरसी के वक्त और किसान बिल के वक्त। वॉकआउट क्यों कर रहे हैं आप? वहाँ रहिए और वोटिंग कीजिए ना खिलाफ में।
अगर ये सारी पार्टियां उसके खिलाफ वोटिंग कर देती तो ये कोई काले कानून नहीं आते। आज हमारी माँ बहनें शाहीन बाग के नाम से धरने देती बैठी थी पूरे मुल्क के अंदर। ये नौबत हमारी माँ बहनों पे, मुसलमानों पे किसने लाया? आज उन्होंने 5-7 रियासतों के अंदर CA नाफिज किया, ये किसकी मदद से आया? ये बी टीम की मदद से आया ना। तो कौन बी टीम थी? राज्यसभा में वंचित है क्या? राज्यसभा में MIM है क्या? वंचित सभा राज्यसभा में दिगर पार्टियां हैं क्या? नहीं है। लेकिन वहां पर कौन है? वहां पर कांग्रेस उनकी मददगार है, राष्ट्रवादी उनकी मददगार है, सपा बसपा उनकी मददगार है, और वो मदद वहां कर रहे हैं जहां पे इस मुल्क की जमहूरियत और दस्तूर को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात के ऊपर गौर नहीं करते हैं, हम इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाते हैं, हम इसके ऊपर उनको सवाल नहीं पूछते। और जो लोग रास्ते पे तुम्हारे हक में लड़ना चाहते हैं, अगर ये बी टीम के आप शिकार नहीं हुए होते तो नांदेड़ के अंदर आपकी सीट नहीं निकलती, लोहा कंधार में आपकी सीट नहीं निकलती। ये कई सीटें ऐसी थी जिसको सिर्फ बी टीम बोलकर इसको फोड़ा गया, वोटों को बांटा गया, इसीलिए वंचित के कई कैंडिडेट चुनकर नहीं आए। आप जोड़कर देखिए, यहाँ पर जो 3 हिस्सों में मुस्लिम वोट बढ़ गए, अगर दक्षिण में नहीं बढ़ते तो हो सकता है कि अल्लाह के फजल करम से एक नुमाइंदगी हमारी असेंबली में जाती। अब कम से कम अब तो भी हम ये बी टीम सी टीम की हकीकत को समझने वाले हैं कि नहीं, क्या बी टीम है, कौन है। लेकिन इस हकीकत को मुझे लगता है कि हमको समझना पड़ेगा और हमको एक नुमाइंदगी भेजने है। खाली हम एक आप भेजो ना, हम आपको पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं देगलूर बिलोली के मुसलमानों ने और तरक्की पसंद हमारे हम वतन भाइयों ने मुत्तहिदा तौर पे एक मौका वंचित को दीजिए। वंचित लड़ रही है कि नहीं? इलेक्शन हारने के बावजूद वंचित दूसरे दिन से हम रास्तों पे है कि नहीं है, हम खिदमत में है कि नहीं है, हमको एक मौका दो ना। एक हमारे पार्टी का नुमाइंदा भेजो और बच्चे वाले 2 साल जो भी रह गए हैं, 2-2.5 साल, इन 2.5 साल में हमारे कैंडिडेट के वहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखो, पार्टी का परफॉर्मेंस देखो, और फिर आने वाले चुनाव में हम उस बेस पर आपको वोट मांगेंगे ना। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि एक MLA अगर हमारा चुन के आया तो एक MLA को हम इस तरीके से ताकत देंगे कि वो पूरे असेंबली के ऊपर लगाम रखने का काम करेगा। तो इसी परफॉर्मेंस पे आने वाले चुनाव में फिर हम आपको वोट मांगेंगे, तो हमको तो परफॉर्मेंस दिखाने का एक मौका मिलेगा और जिम्मेदारी से हम उसको निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम नांदेड़ ज़िले की आवाम ने, देगलूर बिलोली तो है ही, लेकिन मैं तमाम नांदेड़ ज़िले के लोगों को कि जो भी हमारी नीयतों से, हमारी कोशिशों से मुतमईन है, वो लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप आपके देगलूर बिलोली कुंडलवाड़ी में जो भी रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उनको बताइए, उनको समझाइए। हमारे पास में उनके इतना पैसा तो नहीं रहेगा प्रचार प्रसार का, लेकिन हम फिर भी अच्छे से अच्छा कैंडिडेट देंगे, पढ़ा लिखा कैंडिडेट देंगे, सब लोगों को लेकर चलने वाला कैंडिडेट देंगे, ऐसा कैंडिडेट देंगे जिसके मिजाज को लेकर अगर पूछा जाएगा तो उसके मिजाज के बारे में लोग कहेंगे कि हाँ, हम इनको जानते हैं और ये अच्छे जहन के लोग हैं, अच्छे जहन के शख्स हैं। ऐसे ही किरदार के इंसान को हम वहाँ पे कैंडिडेट बनाएंगे और सभी तबके के लोग उनको अच्छा बोलते हैं। अगर बिलोली का कैंडिडेट होगा तो बिलोली के SC ST OBC और मुसलमान बोलेंगे हाँ ये शख्स अच्छा है, तो ही वो हमारे इसी कैंडिडेट को आप चुन के दीजिए ना। अगर देगलूर का है तो देगलूर के तमाम तबके बोलेंगे। तो हमको अच्छा कैंडिडेट देना है, एक लड़ने वाली पार्टी का एक नुमाइंदा भेजना है। तो मुझे लगता है कि देगलूर की और कुंडलवाड़ी और बिलोली की आवाम जो है इस बार एक इनकलाबी फैसला करे, और इस बार मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो बिल्कुल मुत्तहिद तौर पर एक नया ऑप्शन के तौर पे संवारेंगे और इनके बी टीम के सियासत को नांदेड़ में अभी नहीं चलने देंगे। यहाँ के चुनाव में हम देखते हैं कि दलित और मुस्लिम वोटर्स की भी कहा जा रहा है कि एक अच्छी खासी तादाद है, और MIM आमतौर पर जहाँ भी 30% या 25-30% से ज़्यादा कैंडिडेट या तनासुब होता है वहाँ कैंडिडेट देती है। अब तक तो उन्होंने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। अगर इनकेस वो अगर कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है या वंचित के साथ अलायंस के ताल्लुक से कुछ अगर उनकी बातचीत आती है कि एक साथ कंपटीशन किया जाए या एक साथ मुत्तहिदा तौर पर लड़ा जाए, तो उस वक्त वंचित का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? नहीं, देखिए सभी सियासी पार्टियां अपना अपना फैसला अपने अपने पार्टी पॉलिसी के तहत करती है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी और पार्टी ने क्या फ़ैसला लेना चाहिए, ये उस पार्टी का इख्तियार है। लेकिन एक चीज़ हमको भी समझनी पड़ेगी कि अगर वो SC कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पर हम सब एक होने से ये होते हैं, तो आवाम को सोचना पड़ेगा। मैंने मेरे इलेक्शन के वक्त भी कहा था कि पार्टियां क्यों एक नहीं हुई, ये पार्टियों के जिम्मेदार जाने, उनकी सियासी रणनीति होती है, उनकी पॉलिसी होगी, लेकिन आवाम बंधी हुई नहीं है किसी से। मुझे लगता है कि आवाम को अब मुत्तहिद होना पड़ेगा। सियासी लीडरान और सियासी पार्टियों के इत्तेहाद का दौर ख़त्म हो चुका है। हर सियासी पार्टी अपना वजूद साबित करने की कोशिश कर रही है और वो कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के अंदर सभी पार्टियां थी ना, सभी पार्टियां थी, लेकिन वहाँ पे आवाम मुत्तहिद हुई ना। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। हालांकि ये तो अब पश्चिम बंगाल में हुआ है,
लेकिन मैंने तो 2019 में मेरे हर तकरीर में कहा था, अपने लोगों को कहा था कि अब पार्टियों के इत्तेहाद के दिन नहीं है, आप मुत्तहिद हो जाइए। आपको किसी नतीजे के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। अच्छे नतीजे चाहिए तो अच्छे वोटिंग भी होनी चाहिए, और अच्छी वोटिंग मुत्तहिदा तौर पे आप कीजिए और एक बार एक बदलाव की कोशिश कीजिए। तो वही मेरी अपील रहेगी आज भी कि भाई मुत्तहिदा तौर पे वोटिंग करें अपने लोग। और जहाँ तक वंचित बहुजन आघाड़ी के मैनिफेस्टो की हम बात करें तो देगलूर और बिलोली का जो चुनाव है उसको लेकर क्या आप मतदाताओं को किस तरह की क्या कुछ आपका उनके साथ क्या प्रोग्राम है आपका मैनिफेस्टो? नहीं, डेवलपमेंट अहम चीज़ है, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारी वॉइस नहीं है असेंबली के अंदर, चाहे किसी भी पार्टी के एमएलए रहे हों, लेकिन हमारे इश्यूज़ के ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। आज हम असेंबली में नहीं हैं, हम कम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एक नुमाइंदा भेजिए, फिर आप देखिए कि वहाँ पर जो बड़े इश्यूज़ है जिसको लेकर हमारी कौम और मिल्लत चाहती है कि बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही है, तो वो मौजू के ऊपर हम बात कराएंगे, हम हमारे नुमाइंदे के ज़रिए बात कराएंगे। आज हमारे पास में वॉइस नहीं है, तो वॉइसलेस कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे देने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज मुसलमानों की बहुत बड़ी जो कोशिश है अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर है, अपने शहरियत के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर है। अब कई स्टेट है जहाँ पर सीए नाफिज हुआ है, राजस्थान भी शामिल है। हुकूमत किसकी है राजस्थान में? बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की है। तो आज यहाँ पर भी कांग्रेस की हुकूमत है, कल यहाँ नाफिज होगा। और हम किसी को शहरियत देने के मुखालिफत में नहीं है, लेकिन इसकी नीयत हमको पता है कि ये चंद लोगों को शहरियत देने के लिए अमल में लाएंगे, लेकिन बाद में बचे हुए लोगों को फिर ये मज़हब के बिना पर कर रहे हैं, और मज़हब के बिना पर नहीं होना चाहिए। आप कागजात के बिना पर करो, सबको करो। हम कह रहे हैं कि 1971 का बनाओ बेस, या 50 का बनाओ, या 80 का बनाओ, जो बेस बना रहे हो वो बेस के पहले तमाम मज़हब के लोगों का डाटा चेक करो, और उसमें जो उससे पुराना डॉक्यूमेंट नहीं दिया वो सबको करो ना, सिर्फ मुसलमान छोड़कर क्यों कर रहे हैं आप? तो वो कानून हमारे लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ का एक बहुत बड़ा फ़िक्र का टॉपिक है। इसके ऊपर आज हमारी नुमाइंदगी नहीं होती है। मुस्लिम रिज़र्वेशन ये रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम में। अब मुझे बताइए कि जो रिज़र्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार खारिज कर दिया, उस रिज़र्वेशन के ऊपर पूरी की पूरी हुकूमत और अपोजिशन पीछे लग गई, उसके ऊपर ही पूरे एमएलए बोलेंगे, उसी के ऊपर तमाम पार्टियां बोलेगी, उसी के ऊपर असेंबली में आवाज़ उठेगी, उसी के ऊपर मंत्रिमंडल की बैठकें होगी, उसी के ऊपर अदालतें भर रही है, उसी के ऊपर अदालतों में ताकत लगाई जा रही है। लेकिन जो मराठा रिजर्वेशन के ये टॉपिक चल रहा है, वो मराठा रिजर्वेशन अलहदा नहीं आया है। मराठा मुस्लिम रिजर्वेशन के तौर पर वो अध्यादेश आया था, वो ऑर्डिनेंस आया था, और वो ऑर्डिनेंस में से जो मुस्लिम रिजर्वेशन का पार्ट है उसको हाई कोर्ट ने मुस्लिम 5% मुस्लिम एजुकेशनल रिजर्वेशन को वैलिड करार दिया है, वैध माना हुआ है, सही बताया है, और उसको लागू करने की सिफारिश की, जारी रखने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को कायम रखा, और उसके बावजूद जो फैसले 2 बार सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट होते हैं, बड़ी बेंच में रिजेक्ट होते हैं, उनके ऊपर फोकस है। लेकिन जो फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है, उसको अमल में लाना है, उसको अमल में लाना है। वो अमल में नहीं ला रहे। हाई कोर्ट की मान्यता मिलने के बावजूद वो बोलते हैं कि धर्म के आधार पे नहीं है, वो धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं था। मुस्लिम समाज के ऐसे रिजर्वेशन देने के लिए मौजूदा जो सरकार है वो सीरियस नहीं, नीयत नहीं है उनकी। अरे आप बोलिए ना, यहाँ के पालक मंत्री है मराठा आरक्षण के, जो सबसे सर्वे सर्वा बन के सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, अशोक चौहान, उनको आपके ही पत्रकार भाइयों ने सवाल पूछा, साहब वो मुस्लिम आरक्षण का क्या हुआ? अरे क्या लगा है? बोले वो कंगना रानावत का इशू चल रहा ना, बोले वो देखो हों दो ना, बोले पहले। अरे कंगना रानावत या ऐसे डिस्प्यूट के जो मीडिया में प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे इशूज तुम्हारे लिए अहम है। और इतनी बड़ी आवाम यहाँ पे 1.5-2 करोड़ की तादाद के यहाँ रहने वाले मुसलमानों के वजूद का सवाल है, उनके तालीम का सवाल है, उनकी तरक्की का सवाल है, उनके एजुकेशनल प्रोग्रेस का सवाल है, वो आपको छोटा लगता है इशू? क्या संजीदगी है इनकी? यही बात वो इलेक्शन में बोल के बताए ना। आज मैं आपके ज़रिए से एक मैं चैलेंज करता हूँ, मैं नांदेड़ के आवाम को बोलता हूँ कि आपको इनकी नीयतें देखनी है ना, तो चलिए, ये सबसे बड़े अहदे पे बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नांदेड़ के पालक मंत्री हैं, इनको अपनी पार्टी की सीट चुना के लाना ज़रूरी है ना। नांदेड़ की आवाम ने, ख़ासतौर से देगलूर, बिलोली, कुंडलवाड़ी की आवाम ने अशोक चौहान के ज़रिए सीएम को और शरद पवार को मेमोरेंडम देना चाहिए। आचार संहिता लगने के लिए अभी भी 2 से 3 महीने बाकी है, और ये 2 से 3 महीने के अंदर ये हुकूमत मुसलमानों के 5% आरक्षण को लागू करे, अमल में लाए। जब अध्यादेश 6 महीने वैलिड था, उसी दौरान हाई कोर्ट ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है।
उसी दौरान हाईकोर्ट ने उसको मंजूरी दी है और हाईकोर्ट ने जिसको वैलिड करार दे दिया वो भी कानून बनता है। हाईकोर्ट का फैसला कानून बनता है, तो हाईकोर्ट का वो फैसला भी कानून बन गया है। उस कानून को डायरेक्ट ये हुकूमत ने अमल में लाना, ये जून महीना चल रहा है, आने वाले दिनों के अंदर पूरे एडमिशन चालू होते हैं एजुकेशनल, तो हर एडमिशन के अंदर 5% मुस्लिम आरक्षण को लागू करने का फैसला ये हुकूमत ने करना और उसको टिका के रखना। हम कहते हैं कि अगर ये फैसला ले रही है मुसलमानों के हक में, और दूसरा एक फैसला यहाँ के असेंबली ने, यही कांग्रेस राष्ट्रवादी ने करना कि हम वो एनआरसी सीए जो राजस्थान सहित 5 राज्यों में 7 राज्यों में जो भी लागू हुआ है वो हम महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे। ये 2 फैसले खाली असेंबली ने कर लेना, हम आपको बोलेंगे हम वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे मुसलमानों के पास में, मैं नहीं आऊंगा। मेरी पार्टी के जिम्मेदार जो फैसला करना है करे, लेकिन मैं पार्टी के जिम्मेदार होने के नाते कहता हूं कि फारूक अहमद इस इलेक्शन के अंदर मुसलमानों से वोट नहीं मांगेगा। अगर मुसलमानों की ये 2 मांगे ये सरकार पूरी करती है तो, लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं कि ये नहीं करेंगे, इनकी नीयत ही नहीं है मुसलमानों के लिए काम करने की। कौम का बड़ा फायदा होता होगा, अरे ऐसे कई असेंबली इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन एक कौम का, महाराष्ट्र के पसमानदा मुसलमानों का अगर इतना फायदा होता होगा तो हमको वो हमारे लिए सही सियासत है जो कौम को फायदा पहुंचाए, चाहे हम पहुंचाए या कोई पार्टी पहुंचाए। लेकर आप बात जो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है तो ऑलरेडी मराठा रिजर्वेशन पर एक पूरी पॉलिटिक्स डिपेंड है, या एक पूरा को समझे क्या राजनीति उस पर चलती है, वो उसमें सक्सेस उनको नहीं मिल रहा, तो उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन का अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो मुसलमानों के साथ फिर तुष्टिकरण का और पर इल्ज़ाम लग के उसका बीजेपी फ़ायदा नहीं उठाएगी। इस तरह का कोई माहौल नहीं बनेगा। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम? आपके जानकारी के लिए 10% मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का कानून बन चुका है, हाल ही में बना है 4 दिन पहले। हम मराठा समाज को आरक्षण मत दो नहीं बोल रहे हैं हम, तो मैं तो शख्सी तौर पर नहीं, मेरी पार्टी कहती है कि 70% गरीब मराठा को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन 30% सरमाएदार सियासी लीडरान 160 घराने मिलने नहीं दे रहे हैं। हम तो उनकी तायद में मराठा समाज के आरक्षण के लिए हम तो हर तरह, हम ना पहले भी लड़े हैं, तारीख में भी लड़े हैं, मराठा समाज के मोर्चे के अंदर शामिल थे हम, और उनके मोर्चे में ही नहीं, उनके तहरीक में, आंदोलनों में, मराठा मुस्लिम महासंघ कायम करने में हम पेश रहे। हमने यहाँ पे बहुत जुस्तजू की है, हम उनके तायद में हैं। वो समाज के रिजर्वेशन को विरोध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिसको वैलिड कर रही है उसको मत दो, ऐसा कोई मराठा समाज कहेगा क्या? मराठा समाज कभी नहीं बोलेगा कि मुसलमानों को अगर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मंजूर आरक्षण मिल रहा है तो मत मिलने दो। मराठा समाज इतनी भी छोटी सोच का नहीं है कि वो तुम्हारे को मिल रहा है तो इनको मत दो नहीं बोलेगा। जो उनके साथ ही आया आरक्षण, अगर वो वैलिड है और वो दे रहे हैं तो कोई मराठा समाज इसका विरोध नहीं करेगा, और उल्टे 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण ये सरकार ने देने के लिए एक फैसला डिक्लेयर कर दिया है, लागू किया है। अभी ये एडमिशन के अंदर 10% ईडब्ल्यूएस के आधार पे दिया है, उस पर रोक लगा दिया ना, वो कानून पे लगाई है। तो उसके एक रास्ता बनाकर ये हुकूमत ने महाराष्ट्र की ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है अभी। तो उनका काम चल रहा है, उनके लिए कोशिश चल रही है, और भी छत्रपति संभाजी राजे भी आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को पलटाने के लिए मराठा बोलकर सेपरेट आरक्षण के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस का एडिशनल स्टेट ने 10% आरक्षण जाहिर किया है 3-4 दिन पहले, तो उन सब समाज को मिल रहा है, तो उनको नहीं मिला तो इनको नहीं दो, ऐसी बात नहीं होती है जमहूरियत में। तो मुसलमानों का तो बहुत पहले वैलिड हुआ है, उल्टा ये 3-4-5 सालों में मुसलमानों का नुकसान हुआ है 5% के हिसाब से, जो पहले लागू हो जाना चाहिए था। कितने एमबीबीएस के, कितने इंजीनियरिंग के, कितने अच्छे ओहदे के आईआईटी में या जो भी इंस्टीट्यूशन में हमारे को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। तो हम तो पेंडिंग है हमारा, तो लागू करो बोल रहे हैं उसको, खालू वो खाली लागू करना है उनको। तो नाजरीन, ये थे फारूक अहमद साहब जो हमसे बात कर रहे थे। हमने आज हम मजमूई तौर पर देगलूर और बिलोली के असम्बली के जो ज़िमनी चुनाव होने जा रहे हैं उस मौजू पर हम इनसे बात कर रहे थे। तो हम उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये जो इंतखाबात अब अनकरीब होने वाले हैं उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी काफ़ी तैयारी के साथ उतर रही है, और उम्मीद है कि अवाम का साथ उनको मिलेगा और वो वहाँ से उनके कैंडिडेट को कामयाबी की उम्मीद को लेकर वो मैदान में आ रहे हैं। इस इंटरव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम किसी नई शख्सियत के साथ फिर एक बार आपके सामने आएंगे और उनसे अलग अलग मौज़ूआत पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।